बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क के सर्द मौसम में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर नजर आ रही है। सियासी इंतशार की अहम तरीन वजह विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन जारी तनाज़ात हैं और ये तनाज़ा बना जब JIT रिपोर्ट आई और उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने 172 अफराद के नाम ECL में डाले, जिसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम सर फहरिस्त था। अदालत उज़्मा ने ECL में डाले गए नामों पर कुछ बरहमी का इजहार किया और हुकूमत को लिस्ट पर नजरसानी का हुक्म भी दिया। इस हवाले से हमने देखा कि आज सिंध की सूरत हाल पर वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, मगर किसी का नाम भी ECL से नहीं निकाला गया। तब्दीली का नारा लगाने वाली नाजरीन PTI इस वक्त सिंध हुकूमत में तब्दीली की कोशिशें कर रही है। आज भी खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला सिंध से फिर मुस्तफी होने का मुतालबा किया। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कमर कस चुके हैं और वज़ीर आज़म से मुस्तफी होने का मुतालबा करते हुए यह भी कहा कि हम विफाक और पंजाब में PTI की हुकूमत गिरा सकते हैं, मगर हम गिराएंगे नहीं। मुल्क में इस वक्त हुकूमत गिराने की जो बातें हो रही है, तो जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कहीं ना कहीं विफाक में PTI को और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक दूसरे से खतरात लाहक हैं। सिंध की सियासत में इस वक्त ड्रामाई मोड़ चल रहा है। यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त इन एक्शन नजर आ रहे हैं। फंक्शनल लीग और दीगर सियासी जमातों से राब्ते भी तेज हो रहे हैं। आईनी तौर पर क्या 5 माह की हुकूमत को गिराना इतना ही आसान है जितना कि सियासी जमातों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं? जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सरदार नजाकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी रहनुमा है, MP हैं और आजकल बड़े ही ज्यादा जो है वो हमें सिंध में तब्दीली के हवाले से इनएक्टिव नजर आते हैं। सरदार नजाकत साहब, हम कब मुल्की मुफादात में उसके इस्तेहकाम के लिए कभी कोई प्रोग्राम कर सकेंगे? हम रोज एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि ये उखाड़ पिछाड़, ये एहतसाब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये सब क्या चल रहा है? क्या क्यों गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है? देखें, PTI के लोग तो वैसे भी ज़ाहिर है इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई प्रोग्राम हो, उनको ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हाइट मिले। बाकी सिंध के अंदर तो इनके तमाम MP ये बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ज़ाहिर है वो रोज़ाना TV पे आके एक नया स्टैंड, नया तमाशा, नई बात वो छोड़ते हैं कि शाम को चलो उनके ऊपर प्रोग्राम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि खुर्रम के पास कोई ऐसी कोई है स्ट्रेंथ है या जो कोई बात है जिसके ऊपर वो रोजाना मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं। और मीडिया के पास भी मुझे नहीं लग रहा कि इतना टाइम कैसे है कि वो सारी चीजें पूरे पाकिस्तान के मिसाइल छोड़ के पूरे पाकिस्तान के मिसाइल छोड़ के खुर्रम शेर जमान के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ कि आप खुर्रम शेर जमान के ऊपर प्रोग्राम कर रही हैं। मैं खुर्रम शेर जमान के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों के ऊपर प्रोग्राम कर रही हूँ। स्टेटमेंट को ज्यादा संजीदा देखें, मैं आपको बताऊं जिनके ऊपर देखें वो तो जिस जाहिर है जो एलिगेशन थे, जो चीजें थी, हमें तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन आप पर्टिकुलरली एक आदमी जो रोजाना मीडिया के सामने खड़ा हो जाता है, रोजाना प्राइम मिनिस्टर से रोजाना प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहा है, रोजाना चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहा है। देखिए मेरी सुन लेना अगर आपने सवाल किया, इदारों का चैलेंज किसने किया है? हुकूमत को अगर गिरा रहे किसने बातें की है? आपने बिलावल भुट्टो ही नहीं कहा ना कि अगर या तो फिर मैं आपकी स्पीच सुनने तो नहीं आया, मैं तो जवाब देने आया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब स्टेटमेंट दी, मैं उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी वफाकी गवर्नमेंट है उसको गिरा सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिराना चाह रहे। ठीक है ना, हमारी क्लियर स्टेटमेंट है। हाँ। अगर हम इनको डिस्टेबलाइज करना चाहते तो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें इस पार्लियामेंट के अंदर जाना ही नहीं चाह रही थी, इसलिए कि ये सिलेक्ट पार्लियामेंट थी, सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर था, इसमें तो कोई जाना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज को कन्विंस किया कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, हम पार्लियामेंट के अंदर डिसेंट प्रोटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी करेंगे। हमें नहीं पता कि ये किसके इशारों पे किस तरह ये चल रहे हैं। आज सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन खैर भड़के मारना इनका हक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं आज ये सोच रहा था कम अज कम, मैं आज कम अज कम ये सोच रहा था कि किसी संजीदा टॉपिक पे आप प्रोग्राम कर रही होंगी। मुझे नहीं पता था कि खुर्रम शेर जमान और उसने स्टेटमेंट दे दी, इस्तीफा मांग लिया। हम कम अज कम मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन होने के नाते मैं खुर्रम शेर जमान की स्टेटमेंट को संजीदा नहीं समझता। अच्छा संजीदा, तो उस पर भी आ जाती हूँ। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। आप चाइना के साथ जो आप लोग का था कचरा उठाने, हाँ बिल्कुल, आप उस पे बात करें, हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करें जिसके ऊपर आप लोग करने देंगे। खुर्रम शेर जमान अब इतनी बड़ी वो हो गई कि वो उनकी स्टेटमेंट के उसके ऊपर हमें कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। एक मिनट कंस्ट्रक्टिव बात कर ले, बता दें मुझे कि क्या आप लोग ने, मुझे बिल्कुल अभी बताएं करंट आप लोगों ने क्या कंस्ट्रक्टिव काम शुरू किया सिंध में,
कराची में क्या किया, बता दें। चले देखिए, आप अगर कोई एक टॉपिक रख के प्रोग्राम करें ताकि उसके ऊपर कोई बात हो सके, ठीक है ना। मेरी सुन लेना, आप मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको, मैं एक मिसाल दे देता हूँ ना। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में फिरे, सारे हॉस्पिटल देखे। पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल जो सिंध गवर्नमेंट के जेर एहतमाम चल रहा है, उसमें अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपया सीमी जमाली को देके गए। अगर नहीं है तो आप सीमी जमाली को ऑनलाइन ले लें। अच्छा, इतने वहां पे सेटअप देके, इतनी सफाई सुथराई सारी चीजें देके, आप लोगों को तो सिंध गवर्नमेंट की आपका काम है, काम है ना, तो जो कर रहे हैं तो वो काम है। आप मिसाल दे रही है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर यूएनडीपी की, पूरे आप सुन लेना, यूएनडीपी की रिपोर्ट उठा के पढ़ ले कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा सिंध के अंदर काम हुआ है, पूरे पाकिस्तान में। तो आप पूछ रही है ना, आपने सवाल किया ना कि कंस्ट्रक्टिव कौन सा काम किया है, नहीं तो करेंगी तो मैं जवाब दे रहा हूं। इसके अलावा बता दें, और बता दें, पानी का बुरान था, उसका हम पानी का बुरान जो हमारा K4 प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्कुल इंशाल्लाह हमने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसमें हम कंप्लीट करेंगे। सिंध के लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है, हम सिंध से ज्यादा, हमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, चाहे खुर्रम शेर जमाना है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कोई, क्योंकि सिंध के लोगों ने हमें तो मैंडेट दिया हुआ ना। अच्छा। इनके पास मैंडेट नहीं है सिंध का। अच्छा, नहीं इनके पास कोई मैंडेट नहीं है सिंध का कि ये सिंध के ऊपर रोजाना खड़े होकर मेरे ख्याल में इस्तीफे की बात करते हैं। ये इसी तरह इस्तीफे की बात करें जिस तरह कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग रहे थे, तो इस तरह इस्तीफे नहीं मिलते। खुर्रम शेर जमान तो सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए रोजाना टीवी पे आ जाते हैं, इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है। चलें, खैर आज ही की स्टोरी है नाज़रीन ये भी कि ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है तो अपनी जगह एक है, लेकिन इस वक्त जो कराची में जो बदतरीन हालात है ना, वो सीवरेज के हैं, वो कचरे के हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, वो ट्रैफिक के हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम उस पर बात करते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं। बहरहाल बात करेंगे और भी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह आप सियासी इख्तलाफात देख रहे हैं, सर्द मौसम में और मुल्क में जो सियासी गर्मा गर्मी है वो उरूज पर है। वफाक और सिंध हुकूमत में इस वक्त हमें ठनी हुई लग रही है, लेकिन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, मगर अवामी मसाइल के ऊपर भी बात करें तो कोई हमें जवाब देने के काबिल नजर नहीं आता, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी मौजूद है इस वक्त। अच्छा, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो ये है कि वफाक और सिंध हुकूमत में इस वक्त ठनी हुई है और हुकूमत गिराने की बातें हो रही है। सीएम जो सिटिंग सीएम है उनको हटाने की, उनसे इस्तीफा लेने की बात तो अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको सिंध हुकूमत को हटा के ही हम दूसरा सीएम लाना चाहते हैं। ये है पीटीआई का इस वक्त जो है सियासी हदफ है। आप समझते हैं आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इतना आसान है कि सिंध हुकूमत को गिरा दिया जाए? चीफ मिनिस्टर का हटाना तो दूसरी बात है, वो तो अपनी पार्टी उसकी डिसाइड करेगी कि उस चीफ मिनिस्टर को रखना है या दूसरे चीफ मिनिस्टर को रखना है। वो जिस तरह आपको याद होगा जब नवाज शरीफ के खिलाफ जब मूवमेंट शुरू हुई थी कंटेनर पे चढ़ के, तो उस जमाने में भी यही डिमांड थी कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं रिजाइन किया और वो चलता रहा मामला। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। अब ये जहां की चीफ मिनिस्टर को हटाने की कोशिश करें, खैर वो अपनी जगह, वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं किसी तरीके से कि उनकी पार्टी में कुछ रखना अंदाजी करें ताकि उस मेजॉरिटी जो है कि सपोर्ट चीफ मिनिस्टर को ना रहे, वो तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि उसके लिए जो लॉज हैं वो ये हैं कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी को छोड़ता है और छोड़ करके जाता है तो फिर वो सीट भी लूज कर देता है। वो उसकी असेंबली की सीट उसकी लूज हो जाती है। जब उसकी असेंबली की सीट नहीं रहेगी तो वो फिर बेकार हो गया, फिर उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई सियासतदान नहीं है जो कि बिला वजह। अच्छा जस्टिस साहब, एक चीज सर समझा दीजिएगा, ये जो जीआईटी की रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट आई है, अदालत ने जवाब मांगा है, अभी जवाब जाएगा, तहकीकात होंगी, ट्रायल कोर्ट में मामला चलेंगे। इस तमाम प्रोसीजर के दौरान क्या सिटिंग सीएम साहब को मतलब अपने ओहदे पर फाइज रहना चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि हेलीकॉप्टर केस उन पर भी है।
देखिए, ये तो एक सियासी बात है ना, ये तो एक पहले लोग लगाते रहे और अब लगा रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, सियासत में तो, पाकिस्तान की सियासत में खास तौर से ब्लेम गेम तो हमेशा चलती रहती है। जो हुकूमत में होता है उसके खिलाफ ऑपोजिशन जो होती है जहां भी हो, वो उसके खिलाफ बातें करती रहती है और केसेस भी यहाँ फाइल होते रहते हैं और होते रहते हैं। तो अगर इस तरह होने लगे तो फिर तो कभी कोई हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। जब तक कि उसमें कोई खास कोई उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ना शुरू हो जाए, रेफरेंस उनके खिलाफ ना फाइल हो जाए, तब उस सूरत में तो शायद ये कहना मुनासिब होगा कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ चूंकि जीआईटी में रिपोर्ट, जीआईटी की रिपोर्ट के बेसिस पर उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने काफी बरहमी का इजहार किया। तो इस सूरत में किसी को कहना कि रिजाइन कर दे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिएगा जस्टिस साहब, मेरी नॉलेज में जरा इजाफे के लिए, कि आपने अगर सिंध हुकूमत हटानी है तो आपके पास दो तरीके होते। सीएम को हटाना है तो आप या तो अदम एतमाद की तहरीक चलाएंगे या फिर विफाक जो है वो इमरजेंसी नाफिज करेगा। ऐसा ही आईनी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करेगा। ये रूल्स बहुत सख्त हैं। इतना आसान इमरजेंसी नाफिज करना नहीं है असेंबली में। वो उसके लिए बहुत ही सख्त किस्म के रूल्स हैं। आई थिंक 232 है, या मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन बहुत ही सख्त रूल्स हैं और उसमें एकदम से फौरन असेंबली के सामने पेश करना होता है और ये दिखाना होता है कि प्रोविंस में कोई या तो एक्सटर्नल कोई डेंजर है या इंटरनल डेंजर है, उस सूरत में हो सकता है। तो वो तो सिचुएशन मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो खैर आप निकाल दें कि उस बेसिस पर इमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को खत्म करना तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है। सिर्फ ये पॉसिबल है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि या तो जिस तरह लोग करते रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी के 99 मेंबर हैं, अगर उसमें से 90 लोग जो हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं और वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी हैं, तो उस सूरत में शायद हो सके, वरना तो और कोई तरीका नजर नहीं आता। ठीक है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सदा नज़ाकत साहब, अब तो क्लियर है ना एक बात कि भाई ठीक है, इस तरह ना सीएम साहब को हटाया जा सकता है। आप लोगों ने कहा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन रहा। अब बात सिर्फ है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम भी जो है अपने टॉक शोज में सिवाय ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के, इसके अलावा हमारे पास कोई टॉपिक होता नहीं। लेकिन जब हम अगर अभी आपसे बात कर लेंगे किसी और मामले पे, से अबाउट मैं जो आपसे कर रही थी सिंध सॉलिड जो आज वेस्ट, अगर मुझे परमिशन दे दें, मैं जज साहब की जो बात की जी, उसमें एक चीज़ है कि इनको जो 49 मेंबरान अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, 99 में से 50% इनको उस फॉरवर्ड ब्लॉक में जाना पड़ेगा। वो जो अगर मेंबरान जाते हैं तो 49 मेंबरान अगर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामुमकिन है, अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो फिर जाके इनका फॉरवर्ड ब्लॉक इंडोज होता है, उसको माना जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर 40% भी हैं, 40 मेंबरान भी हैं, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बल्कि उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जस्टिस साहब ने बड़ी बैलेंस बात की, मैं सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा था उसमें। ठीक है, चले। अच्छा, अब ये फरमा दीजिए कि अब चले एक मामला तो क्लियर हो गया कि ना तो फॉरवर्ड ब्लॉक, आप भी कह रहे हैं कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह। ठीक है, और सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के या अपनी पब्लिसिटी के, मेरा शुरू टाइम से यही नाक़दीन ये कह रहे हैं कि जब से जीआईटी रिपोर्ट आई है, चूंकि वो रिपोर्ट जो है वो बहुत सीरियस एलिगेशन है आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ, और इतना मेगा कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूव हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये बात करना कबल अज़ वक्त है क्योंकि जीआईटी अभी वन साइडेड है, आप लोगों का मौकफ नहीं गया, आप लोगों का जवाब। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका शो बड़ा संजीदगी से लोग देखते हैं, हम भी मीडिया सेल में आपका शो देखते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि एक जीआईटी की रिपोर्ट जो आई है, इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है सारी चीजों की, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में भेजना है। ट्रायल कोर्ट के बाद अगर चीजें चलती हैं, अगर ट्रायल कोर्ट में किसी के ऊपर कोई चीज प्रूव हो जाती है अगर कि जी ये गिल्टी है या इसके ऊपर कोई इसको सजा होती है, तो उस सूरत में बनता है कि ये लोग अगर हमसे रेजिग्नेशन मांगते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, इनका हक है। लेकिन सिर्फ जीआईटी की रिपोर्ट आना, और सुप्रीम कोर्ट ने कल इसी बात पे कि जीआईटी वाले खदाना ख्वास्ता, कल सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स बता रहा हूँ कि कोई आसमानी किताब तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमें मुल्क के अंदर जो हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस गवर्नमेंट के साथ
कि ये लोग पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को लेके, जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के तमाम इदारों को साथ लेके मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम इनको एक्सपेक्ट ये कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि जिस तरह ये रोजाना टीवी पे आके पॉइंट स्कोरिंग करें। और जेआईटी का जहां तक ताल्लुक है, मैं एक चीज और बता दूं, जो 64 बिलियन की जेआईटी ने रिपोर्ट दी है, इसमें से 53 बिलियन लोन है सिंध बैंक का और नेशनल बैंक का। अच्छा, आप नेशनल बैंक से कल आप कंफर्म कर लें, सिंध बैंक से जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब पीछे बचा 10 से 11 बिलियन, उसमें सब्सिडी भी है, उसमें जहांगीर तरीन को भी मिली, दूसरे तमाम लोगों को भी फैसिलिटेट किया गया, सिर्फ ओमनी ग्रुप को नहीं किया गया। ये सारी चीजें अगर कोर्ट में चलेंगी, हम फिर भी कहते हैं कि जो गुनहगार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने क्लियर स्टांस लिया इसके ऊपर के स्टैंड लिया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर कारकुन इसके अंदर अगर किसी वजह से इन्वॉल्व है तो वो कोर्ट के सामने सरेंडर करे। आज हमारी सारी लीडरशिप हमारी, अच्छा, इनको ईसीएल में डालने की जरूरत ही नहीं थी आसिफ अली जरदारी साहब को और फरियाद तालपुर साहब को। उनका पासपोर्ट पहले से सुन लेना, उस आसिफ अली जरदारी साहब का और फरियाद तालपुर साहब का पासपोर्ट ऑलरेडी एफआईए की एंटी करप्शन कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो भाई वो पासपोर्ट जब उधर पड़ा हुआ है तो सिर्फ एसीएल में नाम रखना डालने का मतलब यह है कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा कोई इनके पास कोई काम नहीं है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आईसीयू में पड़ा हुआ है, इकोनॉमी की हालत क्या है, डॉलर कहां पे जा रहा है, इंटरनेशनल हमारे रिलेशन कहां पे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये सारी चीजें बॉर्डर पे रोजाना हिंदुस्तान की फोर्सेस फायरिंग करिए। हम इनको सपोर्ट करना चाह रहे थे। हाउस में भी यही होता है ना, आप लोग कब जाते हैं अवामी मसाइल पे, कब आप संजीदा मसाइल पे निशानदेही करते हैं। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा है तो उसमें एक अलग हमें माहौल नजर आता है। अभी तक जो है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट सुन लें असेंबली की, कि उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर जो केसेस चल रहे हैं ना वो अपनी जगह पे है, वो इदारों को बोले वो हमें चलाएं, रोज बुलाएं, हम रोज आने के लिए तैयार हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप 20 साल का 25 साल का इकोनॉमी का कोई प्लान बनाएं, उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपके साथ हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया था ना उन्होंने असेंबली में, ये बहुत पहले दिया था और सबने अप्रिशिएट किया था। इवन शफकत महमूद साहब ने भी इसको सेकंड किया था कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब जब जहां कहीं भी जलसों से खिताब किया है, उन्होंने यही कहा है कि इदारों, आपने 3 साल तो रहना नहीं है, 3 साल देखें, उन्होंने तो सही बात की ना, इसमें 3 साल की जो उन्होंने बात की ना, मेरी बात सुने ना, फिर क्यों उनको जरूरत क्या पड़ी है ये मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। आज अभी आपकी टीवी पे ही मैं देख रहा था कि जस्टिस खोसा साहब के लिए नोटिफिकेशन हो गया है उनके। तो जाहिर है आसिफ साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की कि एक आदमी जिसको 3 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए किसी इदारे का सरबराह बना दिया जाता है, वो मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। मुल्क का जो सुप्रीम इदारा होता है वो पार्लियामेंट होती है, ये पार्लियामेंट के करने के काम है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने लोगों को एजुकेट या मीडिया को एजुकेट करने की कोशिश की तो इसमें कौन सी गलत बात की है? अदालत और फौज कब फैसले कर रहे हैं, कहां फैसले कर रहे हैं? कोई क्लियर फैसला तो बताएं ना। आप मुझे सिर्फ एक चीज का बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन की विंग की प्रेसिडेंट अद्दी फरियाल के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर अगर जेआईटी बन जाती है तो एलिमा खान जिसका वालिद 6,000 रुपए का मुलाजिम था, इकरामुल्लाह खान न्याजी 6,000 रुपए का, तो वो 60 बिलियन की मालिक बन जाती है, तो उसको 2.5 करोड़ रुपए लेके उसको रिलीफ दिया जाता है, वो भी अभी तक उसने जमा नहीं कराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग तो देख रहे हैं ना। पाकिस्तान के इदारे अगर पिक एंड चूज की पॉलिसी पे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम साफ बात करेंगे। खुर्रम शेर जमान साहब ने हमसे कमिट किया था कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, मगर पता नहीं क्या वजह है कि वो अभी हमारे साथ नहीं बात करना चाह रहे या कोई मजबूरी है उनकी। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी इमरजेंसी में हमारी कॉल रिसीव कर ली। सर, आज हम जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, सिंध की सियासत में एक हलचल सी मची हुई है, क्या और हमारे पास आम इश्यूज नहीं कि हम उसको डिस्कस कर सके? हुकूमत गिराने की बात विफाक में होती है, हुकूमत गिराने की बात सिंध से आवाजें आ रही है, ये सब क्या चल रहा है फिरदौस साहब? पहले 2 साल पहले तकरीर कर रहे थे इकरामुल्लाह न्याजी के, तो क्या मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर गया तो सिर्फ एक ही ट्रेलर दिखा देता हूँ उन साहब को कि हाकिम अली जरदारी साहब की वो तकरीर सुन ले जो उन्होंने कायदे आजम के लिए की। उनको क्या नहीं कहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को हाकिम अली जरदारी। वो करप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो स्पीच की बात नहीं कर रहे, करप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए मसला सीधी सीधी बात की है
कि ये तो कह नहीं रहे कि जेआईटी की ये फैक्ट को हम डिनाई पे हमारा ये फेक अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, इधर से हमने कोई बिल नहीं पे करने को कहा, ये हमारे इस अकाउंट से जिस कंपनी में पैसे भेजे गए वो कंपनी हमारी नहीं है, कि ये चीज सारी चीजें गलत है। बस ये कह रहे वफाकी हुकूमत गलत करी। अरे ये तो आपने इतनी लंबी चौड़ी ट्रेल छोड़ के गए कि जो सिंध बैंक का बेड़ा गर्क कहा दिया, कोई आप एक दुनिया का शऊर आदमी बता दे जो एक सिख इंडस्ट्री के लिए पहले तो उसे सस्ता बेचा, फिर उसका 100 करोड़ रुपए उसकी ग्रांट दी और बगैर किसी चीज के काम एक पैसे देने का काम नहीं हुआ, आपने 100 करोड़ उसको रिलीज भी कर दिए और आज उसका को हुए हुए भी 8-9 साल हो गए, अभी तक वो मिल वैसे ही बंद पड़ी जैसे उस दिन बंद पड़ी थी। जरा बता दे ये कहाँ से चल बनता ऐसी 34 से ऊपर, जब उसके बाद हम कहते हैं हम बिल्ले को दूध पे नहीं बैठने देंगे, हम तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा फिरदौस साहब, वो बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए सर, ये तो जेआईटी बनी किसके हुक्म पर थी? अदालत के हुक्म पर। केसेस अभी वहां चल रहे हैं। आप लोगों को भी स्टेटमेंट देने से कुछ गुरेज करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करनी है। आप बिल्कुल ठीक। अभी मैं इनसे सरदार साहब से पूछने जा रही थी कि आप लोग आरओ प्लांट भी लगा रहे हैं, आप लोग पानी के मसले के लिए बहुत सीरियस भी हैं, ऑपोजिशन जमाते हैं और अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, लेकिन जो ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है ना, इस वक्त जो सियासी इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दीगर इश्यूज से जो है ना वो तवज्जो हटती हुई नजर आ रही है। फिरदौस साहब। अच्छा जी, इसका पहली चीज तो ये कि सियासतदानों को सियासत करने दीजिए। हम जिस तरह समझते हैं कि हमारी जो असूली सियासत है मुझसे रियासत करेंगे, अगर वो गलत साबित होगी तो वो साबित हो जाएगी 5 साल के बाद। एक जैसे पीटीआई जिस एजेंडे को लेके आगे बढ़ी थी कि हम इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, हम उसी पर चल जाएगा। ठीक है जी, तो हम उस पर चलते रहेंगे। आपको जो का बिजनेस बता दें, कौन सा बिजनेस? उसके लिए आप मुझे तफसीलों में बताऊंगा, 1-to-1 आपके प्रोग्राम में पूरी पीछे का, सामने का, आगे का बैकग्राउंड देके आपने तमाम नाजरीन को समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी अहम बात है कि सिंध हुकूमत जो 11 साल से सिंध के अवाम का खून चूस रही है, जो उसकी बसों की हालत बताती है, पानी की हालत बताती है, सैनिटेशन की हालत बताती है, बिल्डिंग कंट्रोल की हालत बताती है, स्कूलों की हालत बताती है, अस्पताल की हालत बताती है कि इतनी ज्यादा लूटमार हुई है इस सूबे में कि जो टैक्स का पैसा है 100 रुपए में से हाथ की 25-30 रुपए लगते, 75 रुपए मुख्तलिफ लोगों के जेबों में चले जाते। इस तरीके से सूबा कोई तरक्की नहीं करेगा। यही हमारी तरक्की जब करेगा जब ये अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम। अगर सर अभी सरदार साहब मुझे कह रहे थे कि जिन्ना अस्पताल में जब चीफ जस्टिस साहब आए थे बड़ी शाबाशी देके गए थे, 1 लाख रुपए का फंड वो अपनी जेब से देके फंड भी देकर गए थे। मतलब कहीं जहां पर इनके अच्छे काम है उनको आप उधर भी अप्रिशिएट करें ना फिरदौस साहब। फिर जी फिरदौस साहब, आवाज आई आपको? आपकी आवाज बोले। फिरदौस साहब, मैं कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जिन्ना अस्पताल आए थे, फंड देकर गए, अपनी जेब से देख के गए, वो पैसे उनको अप्रिशिएट करें ना, इनाम देकर गए वो। लूटे हुए पैसे से जो भी फंड दिया जाएगा उसको हम कभी भी नहीं अप्रिशिएट करेंगे। जो सिंध गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा काम हो उसको ये कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बाकी ये तो आप इसके ऊपर एक और प्रोग्राम कर लें, कल फिरदौस में नकवी साहब को यहाँ पे स्टूडियो में बुला लें। मैं इनको 10 नाम क्रैप गिनवा के बताऊंगा जिनके ऊपर हमारे सीएम साहब के ऊपर कोई रेफरेंस तो नहीं बना, इनके ऊपर तो रेफरेंसेस हैं भाई। इनके ऊपर अलीम खान के ऊपर रेफरेंस है, जहांगीर तरीन के ऊपर रेफरेंस है, मालन जब्बा केस में सिटिंग सीएम के ऊपर रेफरेंस है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, किसको बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? टेलीफोन लाइन पर। अच्छा फिरदौस साहब, एक सवाल तो मैं भी आपसे पूछूंगी कि ये जो मुराद अली शाह साहब है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, एक सिटिंग सीएम को ऊपर एक एलिगेशन अभी आया है, वो साबित नहीं हो रहा, उसके अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, ट्रायल कोर्ट में जाएगा। अभी आप लोगों का ये मुतालबा कब्ल वक्त नहीं है कि आप इस्तीफा देकर हट जाएं? ये वाली बात जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11 साल के अंदर जो सूबे सिंध का हाल हुआ है, उसके साथ जब ये कहानी आती है तो 2+2 22 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा इधर, जिससे कि वो जेआईटी कहती है दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
अगर मैं जो शराइत देख रहे हैं तो सर मुझे जजमेंट की जरूरत नहीं है। केवल और JIT के लिए कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आसमानी किताब नहीं, ये क्या कर रहे हैं? फिरदौस साहब, कल तो फिरदौस साहब चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पे एतराज उठाया था। JIT की एतराज क्या कहा था, थोड़ा बरहमी का इजहार किया था उन्होंने कि कोई आसमानी सफिया तो है नहीं कि वो JIT ने जो कहा वो अभी तो ये प्रोसेस में है ना, अभी तो चल रहे हैं मामलात, कुछ भी कहना कबल अज वक्त है ना सर। फिर आप लोगों पे भी उंगली उठती है। गवर्नर सिंध इस वक्त जिस तरह एक्टिविटीज में है और जो सिंध हुकूमत की गिराने की बातें कर रहे हैं, जो आपके अरकान असेंबली उनके साथ घूम फिर रहे होते हैं, फिर जो उनका अपना एक ओहदा है उससे भी वो आइन के वो कहते हैं ना उससे तजावुज कर रहे हैं वो अपने ओहदे से। सर ये मामला भी तो फिर तनकीद का निशाना बनते हैं। आवाज आई है फिरदौस साहब आपको? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर हम कोशिश करेंगे। फिरदौस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हो, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने जरूरी है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नई हुकूमत को आए हुए तकरीबन 4.5 माह हो चुके हैं, लेकिन इस 4.5 माह में हमने सिवाय एहतिसाब के कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी हुकूमत की नहीं देखी है। गो के एहतिसाब करना हुकूमत का काम नहीं, रियासत का काम है, मगर इस वक्त हमें हुकूमत बुरी तरीके से जो है वो अपने हरीफों के एहतिसाब में एक एक्टिव नजर आ रही है। आज हमने देखा कि इस्तीफों का मुतालबात आते रहे, साथ साथ हुकूमत गिराने की बातें होती रहीं, लेकिन हमेशा जब भी अगर बात की जाए सूबे की भलाई के लिए तो सिंध हुकूमत यही कहती है कि जो विफाक से हमें NFC के मद में जो पैसे मिलने थे वो हमें पूरे नहीं मिलते, जिसकी वजह से इन लोगों के हाथ पैर बंधे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 18वीं तरमीम की आड़ में आप लोग पैसे लेते हैं और ये करप्शन में चला जाता है। आप लोग कहते हैं कि विफाक NFC जो हक है हमारा वो हमें नहीं मिलता, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए जो है कराची और सिंध का ये इतना बुरा हाल है। देखिए अभी भी वफाक ने जो पैसे देने सिंध को 97 बिलियन अभी वफाक ने देने जो सिंध हुकूमत को, अभी तक इनकी तरफ से पैसे नहीं मिले। और ये चाह भी यही रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जितनी प्रैक्टिस आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़ाहिर लोटाक्रेसी के ज़रिए ये हुकूमत में आए, सारे लोगों को लेके आए मुख्तलिफ सियासी जमातों से, ये सिंध के अंदर भी यही हाल करना चाह रहे हैं। अच्छा ये कर भी इसीलिए रहे कि ज़ाहिर ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर सिंध का मैंडेट इनके पास आ गया, हम सारे बेरोज़गार, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब की बॉडी लैंग्वेज और इनका एटीट्यूड देखें, हम इनको मेरे ख्याल में मैं 5-7 साल से इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना ये लोग सोच रहे हैं कि हम पता नहीं फरिश्ते हैं और बाकी सारे लोग इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर करप्ट नजर आ रहे हैं। तो वफाक को देखें, वफाक जो होता है वो जाहिर है वो कोई किसी एक इस्लामाबाद का नाम वफाक नहीं है, उसमें पाकिस्तान के चारों सूबे आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान आता है, फाटा आजाद कश्मीर आता है, ये सारी मिला के एक वफाक की गवर्नमेंट बनती है। बताएं कि आज कायरा साहब ने भी ये बात की कि हम पंजाब हुकूमत गिरा भी सकते हैं वफाक में और पंजाब में भी गिरा सकते हैं, मगर हम गिराएंगे नहीं। कैसे गिरा सकते हैं? उसके लिए तो आपको नून लीग का ताउन चाहिए। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब सारे राब्ते तो ज़ाहिर अपोजिशन जमातों आप कोई गिलानी साहब की आप फंक्शन लीस्ट से मुलाकात नहीं, मीडिया में तो खैर चल, मैं गिलानी साहब के साथ ही था पूरा दिन। हम मेरे ख्याल में गिलानी साहब सुबह कोर्ट में भी नहीं पेश हो सके, जज साहब नहीं आए, उसके बाद उन्होंने लंच किया, लंच के बाद वो आराम कर रहे थे, तो आराम के बाद अभी वो एक शादी में जा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पीपल्स पार्टी कोई अलार्मिंग सिचुएशन से नहीं गुजर रही है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने अपनी ये जो रोजाना इनके ढोल आ जाते हैं टीवी के ऊपर और ये बजाते हैं आके, अगर ये इन्होंने बंद ना किए, मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर ये इंश्योर कर रहा हूँ, मैं इंश्योर, देखिए हम क्या करें, हमारे पास हल क्या है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली, अगर इन्होंने अपने रवैये ना बदले, तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहेगी इनकी गवर्नमेंट। तो खुर्रम शेर जमाने का सीएम सिंध ने अपना रवैया ना बदला तो हम चलने नहीं, रवैया थी कि उन्होंने बात नहीं की ना, उन्होंने रवैये की बात नहीं की। 11 साल से देखिए मेरी सुन लेना, शिकायती सेल बना है, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
साबिक सीएम केपीके की क्लास लिए अपने रिमार्क्स में कि ये जो जलजला जदगान थे उनकी क्यों नहीं अभी तक हालत बेहतर हुई। तो अब हम उठ के बोले कि जी ये जो सीएम केपीके ये रिजाइन दें। देखिए ये रिजाइन मांगना, ये सारी चीजें, ये इनका हक है। नहीं मांगा, नजर रब्बानी ने कहा है ना कि केपीके सीएम इस्तीफा दे दें, फिर अगर ये हमसे मांग रहे तो फिर हम भी, मैं आपको बताऊं, देखें रिएक्शन जो आए, देखें मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई ऐसा कानून से, आइन से हट के कोई भी काम करेंगे तो उसका रिएक्शन ऐसा आएगा पाकिस्तान के अंदर। है ही नहीं ना। देखिए आप लोग 18वीं तरमीम से खौफजदा है, वो भी नहीं हो सकता। हुकूमत के पास, पीटीआई के पास उतनी तादाद ही नहीं है। ये टाइम जाया करवा रहे हैं ना, पाकिस्तान टाइम जाया करवा रहे हैं। तो तवज्जो हटा रहे हैं जीआईटी रिपोर्ट से, आपकी तवज्जो हटाने के लिए आप लोगों ने भी एक महाज खड़ा कर दिया है। जीआईटी के हम पाकिस्तान का एक लीडर बता दें जो मुल्क से बाहर भागा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शर्जील मेमन बाहर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन पे वो मुल्क के अंदर आके जेल में है। हम तो कब कोर्टों से भाग, हम तो पीपल्स पार्टी जब से बनी है पाकिस्तान के इदारों से विक्टिमाइज होती रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस से विक्टिमाइज होती रही है। हम तो पाकिस्तान से भाग थोड़ी रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर फेस कर रहे हैं। हम इनको इंश्योर कर रहे हैं कि हम फेस करेंगे। अच्छा मुझे अब ये बता दें कि सिंध के और कराची के मसाइल पे कब आपकी हुकूमत तवज्जो देगी? बहुत मसले हैं इस वक्त, कचरे का हाल, सीवरेज का हाल, सेहत का हाल। शाजिया देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट आई है, हम ये पॉइंट स्कोरिंग से, ब्लेम गेम से आगे जाके मिल के सारी अपोजिशन जमाते हैं। ये सिंध हुकूमत, सिंध में ये अपोजिशन में ये अपना इनपुट देंगे, एमक्यूएम के दोस्त अपना इनपुट देंगे और सारे मिल के सिंध की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान में कि संजीदा, इनको पता है मेरे ख्याल में कि सूबे में संजीदा हो ना। हम संजीदा, मैं आपको दो डिस्ट्रिक्ट, कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वो डीएमसीज वाले कचरा खुद उठा रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में आप मेरे साथ चलें, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में अगर पोजीशन बेहतर ना हुई, कंपनियां थी जो 3 इजला से कचरा उठा रही थी, सिंध सॉलिड वेस्ट, 4 इजला, ठीक है, वो वाजिबात की अदायगी की वजह से वो भी आप खतरे में पड़ चुकी है। वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। देखिए जब वफाक पैसे नहीं देगा तो सारे हम काम, मैं आपको 97 बिलियन पैसे वफाक के पास है जो हमें नहीं दे रहे। नहीं सीएम का काम नहीं है, लेकिन फंड अगर लेट से अगर हम केएमसी को ही पैसे देते हैं, सिंध हुकूमत के पास होंगे तो केएमसी को देगी ना। अगर मेयर कराची को ही पैसे देते हैं कचरा उठाने के, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा डीएमसी उनके अंडर में, तो अगर हम उनको पैसे देते हैं तो वफाक देगी पैसे। पाकिस्तान का वाहिद सूबा सिंध है कराची, जो कराची और सूबा सिंध बिलखुसूस कि जो 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको अगर अपने पैसे मिले, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो 97 बिलियन वफाक ने देने जो अभी तक नहीं दी। एग्जीक्यूशन किसकी है सिंध में? आप लोगों की है ना सर। बिल्कुल ये बात, मैं बिल्कुल आपको ये चीज इंश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह कराची में मेयर कराची और हमारे मिनिस्टर साहब ने मिलकर जो काम किया है कराची के अंदर, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास फंड होंगे तो हम केएमसी को, डीएमसी को देंगे ना। ये अगर वफाक हमारे फंड अगर रोक देंगे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने हमारे साथ रवैया रखा थे, वो ओमनी ग्रुप और करप्शन में इस्तेमाल हो गई। ये फिर मैंने आपको मिसाल दे दी ना, आप सुन नहीं रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 51 बिलियन जो ओमनी ग्रुप ने लोन लिया हुआ है, उसकी किस्तें सारी प्रॉपर है। ये तो अभी किस्तें सारी प्रॉपर है। जब जवाब तो दाखिल कराना है ना। मैं कोई ओमनी ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, चले नाज़रीन, आप ही की बात को सेकंड करूंगे कि काश हमें ये सियासतदान, हमारे हुक्मरान ये मौका दे कि हम अपने प्रोग्राम में कोई प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव और कोई पॉजिटिव प्रोग्राम करें जो आवाम की भलाई से मुंसलिक हो, और हम खुश होकर बताएं कि हुकूमत ने ये काम किया। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।